Hello everyone, welcome to the Nuclear IS and this will be your fourth session of the Indian Geography। इसके अंदर हम वेस्टर्न घाट को देखेंगे, ईस्टर्न घाट को देखेंगे, आइलैंड नेशंस को देखेंगे और बाकी डेजर्ट वगैरह करके और ड्रेनेज एरिया का जो बेसिक सिस्टम है, ड्रेनेज एरिया मैं लिख देता हूँ एक बार, ड्रेनेज एरिया के बेसिक सिस्टम को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ड्रेनेज एरिया का बेसिक सिस्टम जैसे कैचमेंट एरिया क्या होता है, वाटरशेड क्या होता है, उन सारी चीज़ों को अपन कंप्लीट कर लेंगे और कल से हम रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो फिफ्थ लेक्चर के अंदर आपका पूरा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिक्स लेक्चर के अंदर हम सॉइल को जो है कंप्लीट कर लेंगे। सॉइल के साथ मैं कोशिश करूंगा कि उसी समय पे आपका जो मॉनसून है उसको भी कंप्लीट करवा दूं या एक मॉनसून की अलग से वीडियो लेके आ जाऊं उसी दिन। फिर इसके बाद सातवां आपका बचेगा मिनरल्स का, है ना। तो मिनरल्स के साथ में आई थिंक आपकी पूरी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी और इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा एक छोटा सी एडिशनल न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि आज ही एक एक्स्ट्रा सेशन आएगा आपका जो बहुत बेहतरीन होने वाला है। अगर आप प्रीलिम्स के अंदर अपीयर करने वाले हैं या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन दोनों ही पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ताकि आप लोगों के अंदर थोड़ी मैच्योरिटी बढ़े और आप थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग अपनी इंक्रीज़ कर पाएँ। तो ये तो थी आज की बात और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई के मामले में कभी भी कौतूहल या फिर जल्दबाजी या फिर मतलब शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हमेशा बेनिफिशियल ही होती है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया है। दैट्स वाई आई ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर आपको दूसरी चीज़ को हाथ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एकदम फुल्ली एश्योर हो सकते हो कि इनसे बाहर चीज़ नहीं आएगी। चाहे आप यूपीएससी का कोई भी पेपर दे लो, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस का पेपर दे लो, एसपीएससी, है ना, कुछ भी दे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे का सारा इसी में से आएगा, आंख बंद करके, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। तो चलो बिना किसी देरी के हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। वेस्टर्न घाट को हम ग्रेट एस्कारपमेंट भी बोलते हैं। ग्रेट एस्कारपमेंट का क्या मतलब होता है? एस्कारपमेंट का मतलब होता है ऊंची सी, मतलब स्टीप स्लोप। तो अगर मान लो ये स्टीप स्लोप, अगर कोई स्लोप स्टीप है तो उसे एस्कारपमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे तो आपको दिक्कत होगी नहीं कि क्वेश्चन आ जाए अगर कि व्हाट इनमें से किसको ग्रेट एस्कारपमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो बोल देंगे हिमालय को या फिर वेस्टर्न घाट को या फिर ईस्टर्न घाट को। देखो बन गया ना क्वेश्चन, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स को। तो दिमाग खराब हो जाएगा कि यार पता नहीं ग्रेट एस्कारपमेंट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, है ना। बट दीज आर ओल्डर देन द हिमालयाज। अब ये पेपर में अगर अंडर प्रेशर हो गए तो गलत कर दोगे, अदरवाइज इसको सही कर दोगे कि हाँ हिमालयाज तो यंग हैं और ये पुरानी हैं, ये हायर हैं, ऊंचे हैं। तभी तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो ये वेस्टर्न घाट से एरिया है तो इसी तरफ ऐसे रिवर्स बहती हुई आती हैं। सो इट इज़ हायर। इसी वजह से तो रिवर जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ में फ्लो करती हुई आ रही हैं और कॉन्टिन्यूस रेंज है ईस्टर्न घाट के मुकाबले। कल आप लोगों ने फोटो भी देखा था, ईस्टर्न घाट तो भाई टूटे टूटे हुए थे और ये एकदम सीधी लाइन के अंदर था। सो ये बात है आपकी ईस्टर्न घाट के बारे में। और टूटे हुए है आपके ये ईस्टर्न घाट ही टूटा हुआ है, कॉन्टिन्यूस आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट 6 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है। ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी में है। कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं जी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। मतलब ऐसे चलेंगे तो आपको पूरा 6 के 6। तमिलनाडु के अंदर भी आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ जो एनसीईआरटी में है लेकिन दिमाग खराब करके रख देगी। लोकेशन है इसकी, इट इज़ अ पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट। ये दिमाग खराब करने वाली बात नहीं है। बात ये है इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर है, ताप्ती रिवर वैली से लेके कन्याकुमारी तक। ये बढ़िया बात है। लोग ऐसा सोचेंगे कि गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर से ये शुरू होता है तो गुजरात के बारे में लिख दिया तो वैसे ही दुखी हो जाएंगे थोड़े से, पर चलो लगा दिया किसी ने। बट कन्याकुमारी, लोगों को लगेंगे नीलगिरी फॉरेस्ट के आसपास में आके वेस्टर्न घाट खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज वो तो आप इनका मीटिंग पॉइंट है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का। उसके बाद कहाँ ही होगा वेस्टर्न घाट, बट वेस्टर्न घाट कन्याकुमारी तक रीच करते हैं। समझे? तो ये है बढ़िया एनसीईआरटी का फैक्ट है। और यहाँ पे दिमाग घूम जाता है। एनसीईआरटी या यूपीएससी सीधा ओके कर देगी, बाकी लोग गलत करके आ जाएंगे और बोलेंगे सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक नहीं करनी है। लोकल नेम आपको पता चलेगा, सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर, नीलगिरी बोलते हैं इनको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। यहाँ पे शोला फॉरेस्ट भी होते हैं, तो वो भी इन तीनों स्टेट्स के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। अभी आगे हम देखेंगे। फिर आगे है भाई अनामालाई और कार्डामोम हिल्स। अब ध्यान दो, यहाँ पे अनामालाई हिल्स को हम एक और नाम से बोलते हैं एलिफेंट हिल्स, एलिफेंट हिल्स, ठीक है। इसके अलावा कार्डामोम हिल्स ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी? केरला और तमिलनाडु के अंदर। ये बात आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है, समझे? बात क्या है? बात ये है, क्या कार्डामोम हिल्स वेस्टर्न घाट का पार्ट है? एकदम सदर्न मोस्ट है ये अपनी हिल। क्या वेस्टर्न घाट का पार्ट है? यस। क्या अनामालाई हिल वेस्टर्न घाट का पार्ट है? यस। इस तरह से बात समझनी है। तो भाई गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। गलतियां करोगे तो फिर क्या ही बताएं, फिर यूपीएससी बहुत बड़ी गलती कर देगा, है ना। यूपीएससी आपका एक अटेम्प्ट खा के बैठ जाएगा और क्या ही किया जा सकता है। ठीक है, बस यही बात है। चलो अब आगे चलते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में। अब थोड़े पासेस वासेस के बारे में पता कर लें, है ना। समझने में बढ़िया लगेगा कि पासेस कैसे हैं। वैसे
दोनों, हाँ पासेस आर, इसके बारे में अलग से वीडियो भी बन सकती है, पर कोई बात नहीं, आप इसी में समझो। ये ही पासेस आपके इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। वैसे तो यहाँ पे असीरगढ़ पास भी लिखा हुआ है, तो पढ़ लो देख लो, को थोड़ा कुछ घट थोड़ी ना जाएगा। देन थालघाट, भोरघाट, पालघाट। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको पासेस के अंदर सबसे पहले दिखेगा थालघाट। थालघाट को अपन एक और नाम से जानते हैं, कसारा। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ठीक है, कसारा घाट कहाँ पे? अब लोग बोलेंगे कसारा, हमें क्या पता भाई कसार क्या होता है। ठीक, कई लोग हरियाणा या वेस्टर्न यूपी की तरफ से होंगे तो बोलेंगे वो तो भाई वो तो मतलब खाते हैं यार उसको, तो बोलेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन चला जाएगा, हमें क्या पता कहाँ पे होगा। एनीवे, इट इज़ बिटवीन द मुंबई और नासिक। ठीक है, फिर बोरघाट। बोरघाट ये रहा, ये मुंबई नासिक के बीच में है, ये मुंबई पुणे के बीच में है बोरघाट। बोरघाट इज बिटवीन द मुंबई और पुणे। देन पालघाट। बोरघाट को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वो शार्क टैंक में आती थी ना, नमिता करके कोई आती थी, है ना, तो वो पुणे से थी, तो पुणे से जो भी वो लोग होते थे उनको देख के बड़ी खुश हो जाती थी। बट शी इज़ बोरिंग, मतलब बोरिंग इन द सेंस कि इन्वेस्ट नहीं करती थी ज़्यादा में, सबको बोल देती थी कि दिस इज़ नॉट माई एक्सपर्टीज सो आई एम आउट, है ना। तो मैं बोरघाट को ऐसे करके रख लो, मुंबई पुणे, है ना, याद हो जाएगा। फिर पालघाट। पालघाट को अपन एक और नाम से बोलते हैं पलक्कद। पलक्कद और कोयम्बतूर के बीच में ये पास है। फिर है आपका ये रहा पालघाट। फिर है सेनकोट्टा पास, ये कोल्लम और मदुरई के बीच में। सेनकोट्टा पास के बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी के लिए बस होल्ड करके रखो, बढ़िया मस्त इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, केरला और तमिलनाडु को ये कनेक्ट करने में हेल्प करता है। देन जो वेस्टर्न घाट है, इनका एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा 900 से 1600 मीटर का एवरेज, और ये ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचे हैं, ये भी आप लोगों को पता है। हाइट जो है वो इंक्रीज होती हुई चलती है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ अगर आप जाएंगे तो हाइट इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, मतलब नॉर्थ के अंदर जो हाइट होगी उससे ज़्यादा साउथ इंडिया के अंदर हाइट होगी। इसको अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है। हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी अनाईमुड़ी की। बहुत सारे लोगों को डोडा बेटा भी दिखाई देता है, जो पुरानी किताबों के अंदर होता है। डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है किसकी? नीलगिरी हिल्स की। फिर से बता रहा हूँ, डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की। पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट, मतलब सॉरी, ये दक्कन की जो पूरी सबसे हाईएस्ट चोटी है वो अनाईमुड़ी है। कहाँ पर है जी अनाईमुड़ी? ये रहा जी अनाईमुड़ी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए अनाईमुड़ी है कौन से स्टेट के अंदर। ठीक है, सर्च करके देखिए, एक बार थोड़ा सर्च करोगे ना याद हो जाएगा यार, और कुछ नहीं है। इसके अलावा आपको एक बहुत पुरानी एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी नाम से भी देखने को मिलेगा, तो वो मतलब पुरानी है। सो अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है 2695 और 2637, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रह गया डोडा बेटा, वरना डोडा बेटा आगे चला जाता। पर चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको सैडल पीक दिखाई देगी, यहाँ पे आपको माउंट हैरियट दिखाई देगा, महेंद्रगिरी, यहाँ पे कुद्रेमुख की माइंस है। अब मेरे को याद करके बताओ, कुद्रेमुख की माइंस से कमेंट सेक्शन में ही बताना कि कुद्रेमुख की माइंस से जब आयरन स्लरी निकलती है तो किस पोर्ट के पास से वो जाती है, कहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है, किस पोर्ट से। देन यहाँ पे ब्रह्मगिरी है, महाबलेश्वर है, कसोलबी, अनाईमुड़ी हो गया, डोडा बेटा ऊपर है, अनाईमुड़ी नीचे है ना। दैट्स वाई अनाईमुड़ी की हाइट लंबी है, ऊंची है, लंबी इन द सेंस ऊंची है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो आपको हाइट इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, और सबसे इधर आपका आता है अनाईमुड़ी के बराबर में लगभग अगस्त्यमलाई, याद करना है। देन रेनफॉल के बारे में देखेंगे। रेनफॉल महाराष्ट्र और कर्नाटका में फर्क क्या होता है? देखिए, जो महाराष्ट्र का रीजन है, मान लीजिए दिस इज योर महाराष्ट्र, है ना, और यहाँ पे आपका कर्नाटका शुरू हो जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर आपको क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट की तरफ में, और इनको पार करके जो ये आपके बादल हैं वो जा नहीं पाते हैं। तो जैसे वो बारिश है ना, यहीं तक बारिश होती है, तो जो लीवर्ड साइड है, ठीक है, ये विंडवर्ड साइड है ना, विंडवर्ड साइड। लेकिन जो दूसरी तरफ ये लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड की तरफ में कुछ नहीं होता। दैट्स वाई विदर्भ रीजन के अंदर आपने कल देखा था, विदर्भ रीजन के अंदर एकदम सूखा पड़ा हुआ रहता है, और वहाँ पे फार्मर सोसाइटी के सबसे ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलते हैं। सो स्टीपर स्लोप्स होती हैं, यहाँ पे जाके ये सारी जो बादल हैं वो रुक जाते हैं। यहाँ पे खैर यहाँ पे भी बारिश होनी चाहिए थी, यहाँ पे भी बारिश दिखानी है आपको, ये तो मतलब एआई है, ऐसा ही दिमाग खराब कर देता है ये। खैर, फिर है कर्नाटका। कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगी कि कर्नाटका में ये वाला सिस्टम नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वहाँ पे जो हाइट है इनकी हिल्स की, वो बहुत बिखरी हुई हिल्स हैं और आर पार चली जाती है। अभी आपको एक एग्जांपल की मदद से बताऊंगा। तो रेन बियरिंग विंड जो है वो गैप के थ्रू पास करती जाती है और पीछे तक स्टेट के अंदर बारिश करती है। कर्नाटका के अंदर, सॉरी ये तो है केरला, है ना, देन दिस इज कर्नाटका। कर्नाटका में ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब आप देखिएगा यहाँ पर, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट आपको पता चल गया किस किस तरह का है, यहीं पे सारी बारिश होकर रुक जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र का बाबा बुदान हिल्स, मालनाद, मैदान, आप लोगों को याद होगा, बहुत ही बढ़िया, है ना। अब थोड़ा इसके बाद देखेंगे, इसके बाद है आपका यहाँ पर कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर भी ज़्यादा रेनफॉल होती है। क्यों रेनफॉल होती है?
क्योंकि यहाँ पर ये वाला आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कर्नाटका में कि रिवर बियरिंग विंड आ जाती है और अंदर तक बारिश करती है, तो यहाँ तक बारिश होती रहती है पूरे कर्नाटका के रीजन के अंदर। देन ये है आपका केरला। केरला में क्या फंडा होता है, केरला के अंदर जो ये रिवर बता रहा हूँ, ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये आड़ी टेढ़ी तिरछी हैं, तो इसके अंदर से आर पार से होके निकल जाती हैं। ठीक है, सो रेन बियरिंग जो विंड्स हैं वो पार करती हुई चली जाती है। ठीक है, रेन बियरिंग विंड्स पासिस बिटवीन द गैप्स। अब यहाँ पर कुछ आपको ये माउंटेन रेंजेस दिखाई देंगी और ये याद करने में बड़े ही दिक्कत देती हैं। थोड़ी बहुत ट्रिक मेरे पास है, लेकिन ज़्यादा अपन याद नहीं करेंगे, ऐसे ही देखेंगे इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पर है बी फॉर है बाबा बुदान हिल्स। ठीक है, फिर यहाँ पर पी का मतलब है पालानी हिल्स, है ना। ए फॉर अनामलाई, सी फॉर कार्डामोम, कार्डामोम एकदम साउथ वाली है, वी फॉर वरुशरंड, एंड देन एस फॉर शिशुमलाई हिल्स। तो इस तरह आपको ये देखना पड़ेगा क्या है। देखिए बी को ऊपर रखिए, बाबा बुदान हिल्स, वो तो आपको सबको पता है। फिर एपीएस, ऐसे ही याद कीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल, है ना। अनामलाई हिल्स, पालानी हिल्स, शिशुमलाई हिल्स। फिर वीसी, VSA, है ना, तो वीसी ऊपर आएगा आपका वरुशरंड और फिर एंड में कार्डामोम। अगर वीसी भी याद ना रहे तो आपको एक चीज तो याद रहे, कार्डामोम हिल्स एकदम साउथ में आती है, तो कार्डामोम हिल्स और फिर वी बच जाएगा आपका। ठीक है, तो वरुशरंड। अब इनमें ध्यान रखने की बात क्या है, इनका ओरिएंटेशन। ये सारी जो है PSV, ये सारी की ओरिएंटेशन कैसी है, ऐसे है ना, लेकिन इन दोनों की ऐसे है। तो और वेस्टर्न घाट कैसे हैं, ऐसे ही तो हैं, है ना। सो दैट्स व्हाई अनामलाई और कार्डामम हिल को भी हम वेस्टर्न घाट का पार्ट बोलते हैं। बात आई समझ में, रट्टा नहीं मारना होता। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आर ह्यूज, वो उनको कभी रोक ही नहीं सकते प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अब बताओ यार, ये कौन समझाता है, कौन बिठाता है, कोई नहीं, बस बोलेंगे इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन। यार याद भी तो करना होता है अपने को, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर ये वो और सारे टेस्ट, और पता नहीं फिर बीच में कोई आते हैं ऑथर जनाब, वो बोलते हैं कि हमारी किताब पढ़ो, कि एक्स्ट्रा मतलब IAS लोगों को किताब पढ़नी चाहिए। हम बड़े चाव से किताब खरीद लाते, पढ़ा उसका 4 पेज नहीं जाते, बड़ा ही दुख होता है यार, है ना। कितना पढ़े भाई, पहले चीज़ें कंप्लीट कर लें तभी बात बनेगी। एनीवे, सो दिस इज अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। याद करने की छोटी मोटी ट्रिक भी है यहाँ पे कि ये जो तीनों हैं आपके, अनामलाई, पालानी, ये सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर के अंदर, है ना। ABPQRSTUV, है ना। तो ये सारे आपके अल्फाबेटिकल हैं। सो बाबा बुदान हिल्स और कार्डामोम, ये B और C, ये ऊपर और नीचे, और बीच में APSV, तो ऐसे हो सकता है। तो लेकिन मैं कहूँगा बढ़िया ये है B, APS और VC, बस याद करने में आसान हो जाएगा। और फिर अनामलाई और कार्डामोम को तो समझ ही जाओगे कि ये वेस्टर्न घाट वाली ओरिएंटेशन के अंदर होंगे। ठीक है जी, चलो। देन नेक्स्ट सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि अगर जेंटल स्लोप होता है तो एयर पार्सल अपने पास एनर्जी रखते हैं और स्पीड रखते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, और फिर प्रेसिपिटेशन करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंजेस हैं तो जो क्लाउड है वो इजीली एस्केप नहीं कर पाते। कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंजेस अगर बीच में टूटे हुए नहीं है, गैप नहीं है, तो क्लाउड इजीली बच के जा नहीं पाते। भाई जाते तो हैं थोड़े बहुत, लेकिन इजीली बच के नहीं जा सकते। इस वजह से ईस्टर्न घाट में से आसानी से बच के चले जाते हैं। अब वेस्टर्न घाट की वेजिटेशन के बारे में बात कर लें। वैसे तो वेजिटेशन यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी होती जा रही है, पर कोई बात नहीं, देख लो। ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पे आपको किस तरह का देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, कांटों वाला, है ना। तो लोग बोलते हैं कि हमारी तो UPSC की जर्नी कांटों भरी है, तो यहाँ पे कांटों भरे आपको वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी। एनीवे, एवरग्रीन और डेसीडियस, दो तरह के यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। माउंटेनियस रीजन है ना, सो दैट्स वाई माउंटेन फॉरेस्ट यार। और कैसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो समय के हिसाब से बदल जाते हैं। सो एवरग्रीन भी आपको देखने को मिलेगा, डेसीडियस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको शोला फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, शोला फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही बेहतरीन, ये यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए था, इक्वल टू के बाद यूनिक बायोडाइवर्सिटी, तमिलनाडु, ये कर्नाटक और केरला के इन तीनों के जंक्शन के ऊपर है। अभी आपको फोटो दिखाऊंगा, समझ आएगा। ये रहा शोला फॉरेस्ट, ठीक है। अरे ये यहाँ, हाँ ये है शोला फॉरेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, ये इन तीनों के देखिए कॉम्बिनेशन के ऊपर है ना, कर्नाटका, केरला, और ये रहा इधर से तमिलनाडु। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे शोला फॉरेस्ट है। बहुत यूनिक बायोडाइवर्सिटी है इसकी। ये 2000 मीटर के ऊपर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये जो पूरा आपका अनामलाई, कार्डामोम, ये वाला एरिया आपका बंदीपुर, वायनाड या मुदुमलाई नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलेंगे, लियोपर्ड देखने को मिलेगा, बहुत लार्ज पॉपुलेशन, टाइगर की, वाइल्ड डॉग की। अब ये बड़ा ही अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, क्यों होता है बड़ा अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन, ये तीनों के तीनों प्रीडेटर्स हैं, तीनों के तीनों प्रीडेटर हैं,
और ये तीनों किसी जगह पे इजीली मिलते नहीं है, सर्वाइवल हम नहीं देख सकते क्योंकि इन तीनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर इन तीनों का सर्वाइवल है दैट मीन्स इन तीनों को खाना मिल रहा है, दैट मीन्स रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स रीजन में खाने की प्रचुर मात्रा है और ज्योग्राफी बढ़िया है और वहाँ पे लोग मतलब इन्वायरमेंट बढ़िया है, तभी ये सर्वाइव कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे लायन टेल मकाक भी देखना पड़ेगा, एंडेंजर्ड है वो, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला के अंदर देखने को मिलेगा। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, एक क्या है नीलगिरी ताहर, बकरी है भाई नीलगिरी ताहर, ध्यान से, है ना। तो नेक्स्ट टाइम नीलगिरी ताहर को बकरी करके बोलना, ठीक है, याद रह जाता है। लोकल लैंग्वेज में याद करते हैं ना चीज़ों को तो आसान रह जाता है, लेकिन अगर ऐसे बोलोगे ना नीलगिरी ताहर तो आप बोलोगे क्या पता हिरण हो, क्या पता घोड़ा हो, क्या पता क्या हो, नीलगिरी ताहर बकरी है भाई, स्टेट एनिमल है तमिलनाडु की, ठीक है। हाई अल्टीट्यूड ग्रासलैंड के ऊपर मिलती है, क्यों लो एल्टीट्यूड ग्रासलैंड पे मिलती तो भाई हम उसे इतना बड़ा सम्मान थोड़ी ना देते कि उसे स्टेट एनिमल बना देते, है ना। तो मतलब जो अजीब यूनिक होती है उसी को तो हम कुछ ना कुछ टाइटल देते हैं। फिर नीला फ्रॉग, नीला फ्रॉग इज ए लिविंग फॉसिल, जो कि लिविंग फॉसिल क्या होती है, लिविंग फॉसिल है कि भाई इसमें बहुत कम म्यूटेशन या फिर जेनेटिक वेरिएशन या फिर बहुत कम चेंजेस आए हैं, इससे हमें बहुत मतलब ये लगा लो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बारे में हमें पता चलता है इवोल्यूशन का। तो इस वजह से ऐसी चीज़ों को बोलते हैं लिविंग फॉसिल। मोस्ट ऑफ द लाइफ, ये पता नहीं इसने क्या शर्मनाक काम कर रखा है कि ये अंडरग्राउंड ही रहता है ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर मूवीज़ के अंदर देखो कि वो मुन्ना भैया बोलते हैं किसी को कि भाई अंडरग्राउंड हो जाओ, तो सोचना कि ये पर्पल फ्रॉग हो जा, ऐसा बोला है। आप लोग भी ऐसे ही बोलना पर्पल फ्रॉग हो जाओ, लोग बोलेंगे कुछ समय के लिए पागल हो गए ये पढ़ता पढ़ता, कोई बात नहीं। एनीवे देख लेते हैं अजंता सतमाला बालघाट हरिश्चंद्र, कल याद है ना कौन कौन से 6 स्टेट के अंदर आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, बता दिया ना। अनाईमुड़ी कहाँ पर है, ये तो यार मैंने पूछना था आपसे, आप लोगों ने यहीं पे देख लिया, ये तो चीटिंग है भाई, है ना, कोई बात नहीं। वेस्टर्न घाट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर भी काउंट होते हैं। अगर प्लांटेशन की बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा के अंदर किस तरह की प्लांटेशन होती है, नॉर्थ सेंट्रल साउथर्न एरिया के अंदर महाराष्ट्र गोवा के अंदर आपको अल्फोंसो मैंगो देखने को मिलेंगे। गोवा तो अल्फोंसो याद हो जाएगा ना, मतलब आपको अल्फोंसो पोर्तुगीज वगैरह है ना, अल्फोंसो सिंपल बात यार। एंड कैशूज, काजू तो आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब हम कर्नाटका के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल रीजन है ना कर्नाटका, ध्यान रखना कर्नाटका सेंट्रल रीजन है, यहाँ पे कॉफ़ी, रबड़, काशू, काजू काजू और अरेका नट और पेपर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। साउथ में जो केरला और तमिलनाडु वाला रीजन है, केरला को मतलब समझ जाओगे ना आप लोग, यहाँ पे चाय, मुन्नार और नीलगिरी हिल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। और अब आप मुझे बताइए कि नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट जो पॉइंट है, हाईएस्ट जो पीक है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, बढ़िया है ना। नीलगिरी हिल्स को डोडा बेटा बोलते हैं। अनाईमुड़ी आपको पता है। स्पाइसेस कार्डामोम हिल्स पे देखने को मिलती हैं, रबड़ देखने को मिलेगी। माइनिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि ये रीजन रिच है आयरन ओर के अंदर, मैग्नीज के अंदर और बॉक्साइट के अंदर, ठीक है। बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है। इसके अलावा ये थोड़ा मेंस का प्रपोर्शन है कि जगह अगर आपको वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करना है, 2 कमिटीज़ बनी थी, गादगिल कमेटी और के कस्तूरी रंजन कमेटी, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। मेंस के बारे में प्री से रिलेटेड नहीं है ये, कुल मिला के एक छोटा सा एकदम तेजी से करके चले जाते हैं। इन्होंने बोला पूरे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बैन कर दो। स्टेट बोले भाई क्या बोल रहा है, हमारे तो समझ से ऊपर जा रहा है, तूने सब कुछ बैन करवा दिया, हम पैसा कहाँ से खाएंगे 2 नंबर का, तो इसकी बातों को मना कर दिया गया गादगिल जी की। कस्तूरी रंजन जी बोलते 37% एरिया को, तो बोले ठीक ठीक है, और इसके ऊपर अभी बात चल रही है। इट इज द करंट बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज बट नॉट बीन डिक्लेयर्ड यूनानिमसली कि हम इसी को फाउंडेशन बना के यूज करेंगे, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थे आपके वेस्टर्न घाट। अब हम देखेंगे ईस्टर्न घाट को। ईस्टर्न घाट की टोपोग्राफी, सबसे पहले ईस्टर्न घाट सारे के सारे डिसकॉन्टिन्यूस हैं, इरेगुलर है, बहुत नीची इनकी हाइट है वेस्टर्न घाट के मुकाबले में, और रिवर इनको बीच में से काटती रहती है। रिवर कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब जो मैं बात आपको समझाता हूँ उसे ध्यान से समझना। यहाँ की जियोलॉजी के हिसाब से किस तरह की यहाँ पत्थर देखने को मिलेंगे, इग्नेशियस पत्थर भी देखने को मिलेंगे और मेटामॉर्फिक पत्थर भी देखने को मिलेंगे। इग्नेशियस पत्थरों को क्या बोलते हैं हम, चारकोनाइट्स, और इसको बोलते हैं कोंडलाइट्स। तो बस इतनी सी बात थी। इंटरेस्टिंग, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे बहुत तगड़ा लेटरलाइजेशन होता है, मतलब लेटराइटिक सॉइल, लेटराइटिक सॉइल। दैट्स वाई दिस एरिया इज रिच इन बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट के अंदर ये बहुत ज़्यादा रिच है। एवरेज इसका एस्टिमेशन, इसकी हाइट कितनी है, 600 मीटर। अब आप मेरे को थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो आप मेरे को ये बताओ कि यार वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट हमने कितनी पढ़ी थी। वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट थी हमने 900 से 1600 मीटर, वो वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट थी, और इसकी 600 मीटर एवरेज एलिवेशन है। तो ये बहुत आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, है ना।
एक्सटेंशन कहाँ पे है? महानदी वैली से नीलगिरी तक। महानदी वैली जैसे अगर हम बात करें तो महानदी वैली से आपके नीलगिरी तक आपको ईस्टर्न घाट का जो कंसेप्ट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है, एक नदन सेक्शन ओडिशा और नदन आंध्र प्रदेश के अंदर, मिडिल सेक्शन आंध्र प्रदेश के अंदर, फिर ये सदर्न सेक्शन तमिलनाडु के अंदर। तो ये 3 सेक्शन के अंदर हम इन चीज़ों को देखेंगे। अब 3 सेक्शन के अंदर देखने की बजाय अभी हम मतलब बढ़िया तरीके से देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, जब हम ओडिशा की बात करेंगे तो ओडिशा के अंदर आपको वहाँ पे मलिया और मधुगुला कोंडा रेंजेस देखने को मिलेंगे जिनकी एलिवेशन ज़्यादा है। अब इन एलिवेशंस को ध्यान में रखेंगे और जैसे जैसे नीचे साउथ की तरफ आते जाएंगे एलिवेशन कम होती जाएगी ईस्टर्न घाट की। जैसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनकी हायर एलिवेशन है, आपको 1100 से 1600 मीटर पे इनकी एलिवेशन देखने को मिलेगी इन दोनों माइंस की, मलयगिरी और नियमगिरी। यहाँ पे बॉक्साइट आपको मिलता है। वेदांता और पॉक्सो की कंट्रोवर्सीज यहीं पे हुई थी। जब कभी आपका मेंस के सेशन लेंगे ना तब उसके अंदर आपको बताएंगे कंट्रोवर्सीज थी क्या। अभी प्री पे फोकस करते हैं थोड़ा। नेक्स्ट इज पंचपटमाली। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉक्साइट माइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉक्साइट माइन कहाँ पर है? पंचपटमाली। ठीक है, देन मिडल सेक्शन के अंदर आपको नदन सिरकस देखने को मिलेगा, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा। ठीक है, तो इसको हम देखने की कोशिश करें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तो हाँ यहाँ आपको मिलेंगी गडजात हिल्स, है ना, और इससे ऊपर छोटा नागपुर प्लेटू और उससे ऊपर राजमहल हिल्स। फिर यहाँ पे आपको नयागढ़ हिल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर है ये जिंदगदा पीक। जिंदगदा पीक के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके बजाय आपको एक आधी और पीक देखने को मिलती है, वो पुरानी हो चुकी है। द न्यू पीक, द न्यू वेरीफाइड पीक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज जिंगदा पीक। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना थोड़ा सा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नल्ला मल्ला रेंजेस। ठीक है, ये जो पूरा जो रीजन है ये नर्दन सिरकस का काउंट होता है, ये पूरा रीजन नर्दन सिरकस का। आगे देख मैं फोटो लगा रखा है नर्दन सिरकस का। नल्ला मल्ला, यहाँ पे नल्ले लोग नहीं रहते, कहीं ऐसे बोलो, है ना। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो नल्ले बना के खा लिए जाओगे। खाने वाली कौन होगा जो हमको खा सकता है? शेर ही खा सकता है भाई, शेर को शेर खाएगा, है ना। श्री साइलम टाइगर रिजर्व, श्री साइलम टाइगर रिजर्व आपको नल्ला मल्ला हिल्स के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे एर्रामल्ला, है ना, नल्ला मल्ला के ऊपर ही एर्रामल्ला, बढ़िया है यार। फिर पालकोंडा रेंजेस, ये पालकोंडा रेंजेस भी बड़े वो बढ़िया हैं। यहाँ पर आपको तिरुमला हिल्स देखने को मिलेंगी, तिरुमला हिल्स, तिरुमला हिल्स। ठीक है, तो नल्ला मल्ला, पालकोंडा, फिर नगरी तो छोटी है, फिर आपको ध्यान रखना है जावादी, और फिर आपको याद रखना है शेवरॉय। नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावादी, शेवरॉय, 4 ऐसे इसी लाइन के अंदर रट्टा मार के काम करना है। नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावादी, शेवरॉय। ठीक है, ऐसे ही आपको याद करना है, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावादी और शेवरॉय। ठीक है, ये जो आपका जावादी है, जावादी ये किस में मिलेगा? ये तमिलनाडु के अंदर आ जाता है ये। ठीक है, शेवरॉय भी आपका तमिलनाडु के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये पालानी जो हिल्स हैं इसके बाद में ये जो पालानी हिल्स भी आपकी तमिलनाडु के अंदर आती हैं, काउंट होती हैं। ठीक है जी, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और बढ़िया फैक्चुअल तरीके से भी देख लेंगे। तो जावादी हिल्स जो हैं वहाँ पे सैंडलवुड और फ्रूट के ऑर्काड देखने को मिलेंगे। शेवरॉय के अंदर आपको ये यरकौड हिल स्टेशन देखने को मिलेगा। शिरुमलाई और पंचमलाई हिल्स आर द सदर्न मोस्ट एक्सटेंशंस ऑफ योर ईस्टर्न घाट। बस इनको थोड़ा याद रखना है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, शिरुमलाई हिल्स, पंचमलाई, हाँ ठीक है, इनको याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें याद रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, नहीं याद रखोगे तो भाई आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की मर्जी। ठीक है, हाईएस्ट पीक के बारे में लड़ाई बता देता हूँ। ये एक मिनट, सॉरी, ये है आपका ये जिंदागदा पीक। सो दैट इज 1690 किलोमीटर, 1690 किलोमीटर नहीं, मीटर। और फिर दूसरा है अमराकोंडा। एनसीईआरटी में ना महेंद्रगिरी थी, उसके बाद अपडेट हुई, उसके बाद इन्होंने अमराकोंडा लिखा, और अभी जो है वो ये वाली पीक आपको देखने को मिलेगी। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, इसे हम सेकंड हाईएस्ट के नाम से बोलते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न घाट में खूब सारे आपको हिल स्टेशन भी देखने को मिलेंगे। उदमंगलम जिसे हम ऊटी बोलते हैं, कोदई कनाल जो कि पालानी हिल्स के अंदर है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, याद रखना बिल्कुल, है ना। फिर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स के ऊपर। ठीक है, नीलगिरी हिल्स के ऊपर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमने बॉक्साइट इतना पढ़ दिया कि भाई बहुत सारी बॉक्साइट है। अच्छा, आप मेरे को अभी एक सोच के बताइए, सोच के क्या, मैंने आपको बता ही रखा है कि भाई वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट बॉक्साइट माइन है वो कहाँ मिलेगी? पंचपटमाली, पंचपटमाली के अंदर, है ना। इसके अलावा दीज आर अदर ऑल्सो एरियाज जहाँ पे आपको बॉक्साइट माइन देखने को मिलेगी। लेटराइट सॉइल आपको
पहाड़ की चोटियों के ऊपर लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी, और वैली के अंदर आपको लोमी एंड रेड सॉइल्स आपको यहाँ वैली में देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं पोडू करके। ठीक, तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पोडू करके बोलते हैं, पर एग्रीकल्चरल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी फॉलो होती है। तमिलनाडु के अंदर आपको कॉफ़ी और फ्रूट प्लांटेशन देखने को मिलेंगे जावादी और शेवरॉय के हिल्स के अंदर। अच्छा, अब आप मेरे को बात बताओ कि ऊपर जावादी आएगा कि शेवरॉय आएगा? फिर से सोच के देखो, नल्ला मल्ला पालकोंडा जावादी शेवरॉय, तो जावादी ऊपर आएगा, शेवरॉय नीचे आएगा। इसी रेंज के अंदर रट्टा मारना होता है ना, तो ये रट्टे को ऐसे मारो कि भाई वो या तो ईस्ट वेस्ट की फॉर्म में अरेंज हो जाए या नॉर्थ टू साउथ की फॉर्म में अरेंज हो जाए। तो नॉर्थ टू साउथ की फॉर्म में आपको रट्टा मार के याद करना है, ठीक है। तो ये बात बन गई भाई आपकी। अब यहाँ पे सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स ही एक दोबारा से जो सदर्न हिल्स हैं उनको अलग से डिवाइड करके देखा गया है सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स के अंदर। यहाँ पर अपन 4 सदर्न हिल्स को पढ़ेंगे। कौन कौन सी 4 हैं? एक तो नीलगिरी हिल्स, अच्छे तरीके से देखेंगे, अन्नामलाई हिल्स, पालानी हिल्स और कार्डामोम हिल्स, ठीक है। सबसे पहले नीलगिरी हिल्स देखो, नीलगिरी हिल्स हैं कहाँ पे, आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स ये रहे भाई। नीलगिरी हिल्स कहाँ पर हैं? ये तमिलनाडु के अंदर हैं। बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी, हालांकि ये कॉम्बिनेशन के ऊपर है तीनों स्टेट के, पर तमिलनाडु के अंदर ज़्यादा पड़ते हैं। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सा है? डोडा बेटा। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। ऊटी यहीं पर है। उदयमंगल, जब कई लोग घूमने जाते हैं ऊटी के अंदर अपने हनीमून के लिए, है ना, टी प्लांटेशंस के लिए बहुत बेहतर है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इट इज़ ऑल्सो इन द यूनेस्को हेरिटेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर एक तरफ है नीलगिरी हिल्स, एक तरफ है अन्नामलाई। इन दोनों के बीच में फर्क आता है पालघाट गैप का। इन दोनों के बीच में क्या है? पालघाट गैप, बिटवीन द नीलगिरी एंड द अन्नामलाई। नीलगिरी एंड द अन्नामलाई, ये रहा आपका अन्नामलाई, ये रहा नीलगिरी, एंड हेयर इज योर पालघाट गैप, पालघाट गैप, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे अन्नामलाई की जो हाईएस्ट पीक है, अन्नामलाई की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी, एंड अनाईमुडी इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया और पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स का। यहाँ पे आपको मुन्नार भी देखने को मिलेगा। मुन्नार जो टेक्निकली है वो 3 रेंजेस के कॉम्बिनेशन, 3 रेंजेस में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी? अन्नामलाई मैच करती होगी, पालानी हिल्स जो हैं यहाँ पर, और कार्डामोम हिल्स, है ना, ये तीनों रही। इन तीनों के जंक्शन के ऊपर आपको यहाँ पर मुन्नार देखने को मिलेगा, ठीक है जी। देन नेक्स्ट वुड बी द पालानी हिल्स, ये रही भाई पालानी हिल्स। थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, क्या ही ओपन हो जाता है। दीज आर योर पालानी हिल्स। पालानी हिल्स आर द होम टू द कोदई कनाल, एंड दीज वर द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट। पालानी हिल्स आर द ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, दीज आर द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। काश मैं यूपीएससी का एग्जामिनर होता ना, ये क्वेश्चन जरूर बनाता। लोग पालानी हिल्स को देख के तुक्का लगा दे कि यार इट माइट बी इनटू द ईस्टर्न घाट, इट माइट बी इनटू द वेस्टर्न घाट, इट माइट बी एट द मीटिंग पॉइंट, है ना। बट जो ये है, ये वेस्टर्न घाट का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। कार्डामोम, कार्डामोम तो आपको पता ही है भाई, ये तो एकदम प्योर वेस्टर्न घाट है। सो अगस्त्यमलाई इज अ मेजर प्रोमिनेंट पीक ऑफ योर कार्डामोम। और आपने देखा भी था जो अगस्त्यमलाई कहाँ पर थी, बिल्कुल यहाँ पे, कहाँ कहाँ गया वो मैप था ना फोटो वाला, हाँ, अगस्त्यमलाई, अनाईमुडी के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आपको अगस्त्यमलाई देखने को मिलेगी। अगस्त्यमलाई इज द पीक ऑफ योर कार्डामोम हिल्स, ठीक है। और इन कार्डामोम हिल्स के बीच में, ये जो हिल्स है ना, इन हिल्स के बीच में क्या होता है? गैप होता है। और इस गैप को क्या बोलते हैं? इस गैप को बोलते हैं शेनकोट्टा गैप। दिस गैप आर बिटवीन द कार्डामोम हिल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। याद, एक दो बार वीडियो देख लो, याद हो जाएगा, छप जाएगा, कोई टेंशन नहीं। प्री के अंदर ना यार बहुत आसान होता है। प्री में एक क्वेश्चन होता है, उसके सामने 4 ऑप्शन पड़े होते हैं, उनमें से एक ना एक 100% सही होता है। बस दिमाग पे लोड लेके नहीं जाना, उसकी ट्रिक मेरे पास है, कैसे नहीं लेके जाना। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है हमारे मेंस के लिए ज़रूरी है, प्री के लिए ज़रूरी नहीं है। प्री के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हाईलाइटेड है। दीज आर द कॉन्टिन्यूस रेंजेस, ईस्टर्न घाट आर द डिसकॉन्टिन्यूस रेंजेस। एवरेज एलिवेशन इसका इतना है, एवरेज एलिवेशन इसका 600 मीटर का है, ठीक है। और बस इतनी सी बात है यार। इसकी जो हाइट है, हाइट इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। जाएंगे तो साउथ की तरफ में आपको ऊंची ऊंची पीक देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी की, जावादी हिल्स की। तो मैंने बताया था ना पुरानी किताबों में महेंद्रगिरी लिखा हुआ, तो यहाँ ये भी पुरानी किताब से लिया हुआ महेंद्रगिरी, बट आपको पता है कि नई पीक कौन सी है। देन यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है कि उससे माउंटेन से टकरा के जब बारिश होती है, ठीक है, मोस्टली इन द समर,
या फिर समर मानसून के समय पे इसको दोनों तरफ से समर और विंटर में बारिश मिलती है। ये हम मानसून वाले एरिया में और अच्छे से देखेंगे। हाईली फर्टाइल सॉइल है। ईस्टर्न घाट की सॉइल थोड़ी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू, जो ये हम अभी बात कर रहे थे प्लेट्यू की, पेनिनसुलर प्लेट्यू की, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? ओल्डेस्ट है, स्टेबल रीजन है, मेटल आपको देखने को मिलेगा आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, नॉन फेरस है आपका एल्यूमिनियम और कॉपर, प्रीशियस मेटल गोल्ड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पुट्टी गोल्ड माइंस या फिर आपका ये कोलार गोल्ड फील्ड, पता है ना आप लोगों को, कर्नाटका के अंदर है ये। लाइमस्टोन, शेल, स्लेट, मार्बल। एनर्जी के अंदर बात करें तो ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, मतलब थोरियम, यूरेनियम, आपको सब तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। 98% कोल इज द छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर गोंडवाना कोल देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्लैक रेगुर सॉइल है जिससे कॉटन और शुगर केन का कल्टिवेशन, सो इंपॉर्टेंट यार, शुगर केन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, मेरी लाइन नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है। शुगर केन कल्टीवेशन के लिए बढ़िया होता है, लोग कॉटन कॉटन को याद रखें उसके नाम से। यहाँ पर आपको टी, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस, कैशूज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे रॉक सिस्टम बिकेम द नेचुरल वाटर रिजर्वायर, सोर्सेज ऑफ द मैनी रिवर्स, रिलीजियस एंड टूरिज्म प्लेसेस। अब यहाँ पे नेचुरल वाटर रिजर्वायर के बारे में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये कोई पत्थर है, इस पत्थर में क्रैक आ जाते हैं, और क्रैक जब बारिश आती है तो इस क्रैक के थ्रू मान लीजिए अंदर वाटर टेबल बन गई। अब ये वाटर टेबल बन जाती है, अब इसके अंदर क्या है, खूब सारा पानी इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पर ये सिर्फ इन क्रैक्स के थ्रू ही पानी आता है। अगर एलुवियल सॉइल होती तो हर जगह से पानी वाटर टेबल में जा रहा होता और आसानी से भर जाता, रेप्लिशमेंट हो जाती। लेकिन यहाँ पर नहीं होती। अगर आपने सबमर्सिबल लगा के पानी निकाल लिया तो ये आप निकालोगे ज़्यादा तेज़ी से, भरेगा इसमें कम तेज़ी से। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा खाली हो जाता है, और जब ये खाली हो जाएगा अंदर से तो देयर विल बी एम्प्टी स्पेस, और अगर हल्का सा अर्थक्वेक आया, शेक हुए ही ग्राउंड, तो इट विल कोलैप्स और फिर पूरे की पूरी ज़मीन नीचे धंस जाती है। तो दैट्स वाई ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी है। देन हम बात करेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में, अर्थात मरुस्थल। कितने लोगों ने सोचा है कि भाई हम राजस्थान घूम के आएंगे कभी? भाई बहुत बढ़िया होता है राजस्थान, ठीक है, कभी जाना, आरएएस का फॉर्म वगैरह भरो, स्टेट पीसीएस वगैरह में, तो राजस्थान घूमने का मौका अवश्य लो, ठीक है। चलिए जी, अब इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं भाई। इंडियन डेजर्ट आप लोगों को पहले से पता है, एक समय डेजर्ट डेजर्ट नहीं है भाई, ये ऐसे ही लोग बोल देते हैं डेजर्ट है। एक समय पे समंदर के नीचे हुआ करता था, ठीक है, और हमें वुड फॉसिल पार्क्स है ना, अकल वुड फॉसिल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, जैसलमेर के पास में, और मरीन डिपॉजिट भी आपको देखने को मिलेंगी ब्रह्मसार में, जैसलमेर के पास में ही। तो यहाँ पर हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि अगर लैंड पे हमें मरीन डिपॉजिट मिल रहे हैं, दैट मीन्स वो जो ज़मीन है वो कभी ना कभी समंदर के नीचे अवश्य रही होगी। इसका नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन कहाँ पे है? अरावली हिल्स, इसे हम मरुस्थली भी बोलते हैं इसको। आपका नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन यार अरावली हिल पता है ना, ये अरावली हिल्स, तो अरावली हिल्स तक ही तो आपका आता है डेजर्ट वगैरह, तो इसे मरुस्थली बोलते हैं। बहुत कम यहाँ पे बारिश भी होती है, और इसका जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है वो एक तरह से पेनिनसुलर प्लेटू, आपको उसका अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो एकदम ऊपर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये भाई डेक्कन पेनिनसुला का पार्ट है, बट जो ग्राउंड है ना नीचे, वो रॉक स्ट्रक्चर वैसा है जैसा पेनिनसुलर प्लेटू का है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल विदरिंग बहुत तगड़ी होती है। विंड जो है मशरूम रॉक बनाती है, सैंड ड्यून्स बनाती है, ओएसिस बनाती है। सैंड ड्यून्स जैसे बर्चन्स हो गई, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो गई। अच्छा, आप लोग ना मेरे को एक बात याद दिलाना, ठीक, आप मेरे को जो टेलीग्राम है उसके अंदर बताना कि आप इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स भी मेरे को आपको बताने हैं, विद फोटो विद इमेजेस। बहुत बेहतरीन इमेजेस है मेरे पास में, उनमें से एक आधा क्वेश्चन जो है हर बार भिड़ जाता है, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स के ऊपर बिल्कुल याद करके बताना आप, अगर चाहिए हो तो। देन यहाँ पे देखेंगे इंडियन डेजर्ट के अंदर पानी वानी का क्या सिस्टम होता है। पानी बड़ा तगड़ा होता है यार। यहाँ पे रिवर्स आर मोस्टली एफर्मल, टेम्परेरी रिवर्स आपको देखने को मिलेगी, परमानेंट रिवर नहीं देखने को मिलेगी। लूनी सबसे बड़ी तगड़ी रिवर है, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर जो रन ऑफ कच्छ में जाके मर्ज हो जाती है, मतलब वो समंदर तक नहीं पहुँच पाती, है ना। वाटर के लिए लेक्स हैं आपका। ये मैं देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने इसको प्याला बोल देता हूँ क्योंकि प्याला समझने से आसान हो जाता है ना, ये लेकिन है ये पलायाज, तो इनको मैं बोलता हूँ प्याला। गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन याद आसानी से हो जाता है। तो हमें भाई एज अ टीचर सोचेंगे तो मैं तो तुम्हें दुखी कर दूं 1000 गुना, लेकिन मेरा काम तुम्हारी पढ़ाई को आसान करना है। आसान करना है तो भाई प्याला बोलो इसको। प्याला में क्या होता है भाई? प्याला में पानी, है ना, सिंपल। तो भाई इनके अंदर आपको ब्रैकिश वाटर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सांबर, डिडवाना, डेगना, पंचपद्रा, दीज आर द सॉल्ट लेक्स। वेजिटेशन आपको कहीं कहीं दिखाई देगी, जीरोफाइटिक होगी, जिसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया होगा अपने इसी डेजर्ट क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे थॉर्नी बुशिश होगी, खेजरी का पेड़ होगा, रोडीना का है, रोहिदा, ठीक है।
इसके अलावा इंडियन डेजर्ट को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। नदर्न पार्ट जो है वो सिंध की तरफ झुका हुआ है, सिंध की तरफ में, सदर्न पार्ट जो है वो रन ऑफ कच्छ की तरफ में झुका हुआ है। तो बस इतनी सी बात थी आपकी। फिर हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। घाट तो आपने देख लिए, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अब उन घाट से बहती हुई नदियां होती हैं, उनके बीच में भाई प्लेन वगैरह होता है, तो उनका क्या फंडा है, तो हम देखेंगे। कोस्टल प्लेन के अंदर सबसे पहले देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट का प्लेन, और फिर देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट का प्लेन, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द आइलैंड्स। फिर आइलैंड ग्रुप को देखेंगे, और फिर छुट्टी आपकी, है ना। फिर कोशिश करेंगे, अगर देखेंगे टाइम कितना है, अगर टाइम रहा तो फिर इसको और अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट को। वेस्टर्न कोस्ट वॉज द सबमर्ज्ड कोस्ट। सबमर्ज्ड कोस्ट का क्या मतलब है? सबमर्ज्ड कोस्ट का मतलब अभी बताएंगे कुछ देर के अंदर, मजा आ जाएगा पढ़ के सबमर्ज्ड कोस्ट को, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, ठीक है। सबमर्ज्ड कोस्ट का मतलब ये है, पर चलो आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारे इंडिया का वेस्टर्न पेनिनसुला है, ठीक है। यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ से ना एकदम बहुत ही नैरो गैप आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही नैरो। दिस नैरो गैप इज योर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसे हम बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ये जो कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे कायदे से समंदर आ जाता है, लेकिन ये समंदर यहाँ पे नहीं आता। मतलब ये क्या है, ये कोस्टल प्लेन समंदर के अंदर तक गया हुआ है, तो एस्चुरी का भी निर्माण होता है, ठीक है। सो इसे हम बोलेंगे सबमर्ज्ड, कि ये जो कोस्टल प्लेन है हमें दिखाई तो यहीं तक दे रहा है, लेकिन ये गया समंदर के अंदर तक है। सो दैट इज वाई इट इज सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, ठीक है, ये बात है। अब इट इज नैरोवर देन ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न प्लेन्स, मतलब कि आपको यहाँ पे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा एरिया आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पर चौड़ाई बिल्कुल ही कम है प्लेन्स की, कोस्टल प्लेन्स की। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुकाबले में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, दे आर नैरोवर। ये नैरोवर हैं कहाँ पे, मिडल में, और ब्रॉडर हैं नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू द मिडल। मिडल के मुकाबले में ऊपर और नीचे थोड़े ब्रॉड हैं। गुजरात कोस्ट से केरला कोस्ट तक हैं, इंपॉर्टेंट। ये तमिलनाडु कोस्ट तक नहीं है, बात आई समझ में, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। देन यहाँ से जो रिवर हैं वो बहुत ही स्टीपर स्लोप बनाती हैं और बहुत तेज़ी से अंदर जाती हैं। इसकी वजह से बहुत तेज़ी से रिवर जाती है, तो कोई एलुविलियल डिपोजिशन नहीं हो पाता। काटती जरूर है, इरोजन जरूर करती है, लेकिन डिपोजिशन नहीं कर पाती। सीधा पानी को लेकर समंदर में उतर जाती है, सीधे सेडिमेंट्स को लेकर समंदर में उतर जाती है, तो किसी तरह का कोई डेल्टा नहीं बनता। रिवर जो यहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर फॉल करती हैं कुछ रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे रिवर अगर हम देखें तो कौन सी हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। इनको नॉर्थ टू साउथ के अंदर याद रख लेना, और मैप करने में भी आसान हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको काठियावाड़ प्लेटू देखने को मिलेगा। काठियावाड़ प्लेटू थोड़ा ऐसा सा प्लेटू है। अब यहाँ से रिवर जो निकलती हैं वो मतलब रेडियल ड्रेनेज होती है। बारिश अगर कभी होती है तो यहाँ पे भी पानी जाएगा, दूसरी तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, मतलब हर दिशा में पानी जाएगा। इस तरह के ड्रेनेज को क्या बोलते हैं जी, रेडियल ड्रेनेज, ठीक है। यह इट इज़ वेरी गुड फॉर पोर्ट डेवलपमेंट। वाई सर? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा बनाऊं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये है आपका वेस्टर्न घाट, मान लीजिए कायदे से ये आपका वेस्टर्न घाट है ना, ऐसा वेस्टर्न घाट है कि अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखोगे ना तो थोड़ी जेंटल आपको हाइट दिखाई देगी, जेंटल हाइट, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे समंदर से, और ऐसा है वो समंदर का एरिया, ठीक है, और यहाँ तक मान लीजिए वो जाती है थोड़ी सी वेस्टर्न घाट की हाइट, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर जो भी शिप होगा वो शिप आसानी से ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक आ सकता है। सो वेरी गुड फॉर द पोर्ट। जबकि ईस्टर्न घाट कैसे होते हैं, ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेंगे जो मान लीजिए उनका एलिवेशन ये करके और ये एलिवेशन रहेगा, तो मान लीजिए ये ऐसे करके। अब मान लीजिए यहाँ पर पानी है, समंदर है, ठीक है, कायदे से वो जो जहाज है, ये जहाज यहाँ पे आएगा, आ सकता है। क्यों? नीचे आपको यहाँ पे पानी का वो दिखेगा, गैप दिखेगा, इसमें इसको इसके इंजन को तकलीफ नहीं होगी, इसके लिए खड़ा होना, डॉकिंग आसान हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर ये इसी जहाज़ को अगर हम यहाँ पर लेकर आएँ तो ये यहाँ तक आते आते मतलब ये या तो नीचे अड़ जाएगा, ड्रेजिंग करनी पड़ेगी, साफ सूफ करना पड़ेगा, और यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकता। तो मतलब ये ज़्यादातर बहुत पीछे रुकना पड़ेगा। सो दैट्स वाई ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर आपको अच्छे पोर्ट देखने को नहीं मिलते, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आपको बहुत अच्छे पोर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको गुजरात वाले रीजन के अंदर यहाँ पर आलिया बेट, ये आलिया भट्ट नहीं है, ये कहीं सोचो आलिया भट्ट है, आलिया बेट आइलैंड भी देखने को मिलेगा नर्मदा रिवर के माउथ के ऊपर। नर्मदा रिवर कहाँ है जी? नर्मदा रिवर के माउथ के ऊपर यहाँ पर आपको आलिया बेट आइलैंड देखने को मिलेगा। पिरोटन आइलैंड भी आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का पहला मरीन नेशनल पार्क है, 42 आइलैंड से मिलकर बनाया हुआ है। इसे आप जो अपना मैपिंग है ना उसके अंदर जरूर फिल करके देखें। और कल्पसार योजना थी, उसके थ्रू पता क्या वो ये इन्होंने किया था कि जैसे यहाँ पे
ये रिवर अपने साथ सेडिमेंटेशन लेके आती है, तो बोले ब्लॉक लगा देंगे और धीरे धीरे सेडिमेंट ऐसे भरता हुआ चला जाएगा, फिर धीरे धीरे अपन लैंड जो है वो खींचते हुए चले जाएंगे। फिल द खंबात विद द सेडिमेंट्स, ये डायलॉग था हमारा, ठीक है। एंड देन सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है, नीचे की तरफ डूबा हुआ कोस्टल प्लेन है, आप लोगों को पता है ना, सबमर्ज्ड कोस्ट है। इसकी वजह से यहाँ पे एस्चुरीज बनती है। एस्चुरी क्या होती है, पानी अपने साथ, मान लीजिए रिवर है, रिवर अपने साथ पानी लेके आ रही है और यहाँ पर समंदर आ रहा है, ठीक है। सो दिस बिकेम द एस्चुरी, अब ये बन जाती है आपकी एस्चुरी। मालाबार कोस्ट के अंदर आपको बहुत सारे क्यालास, बैक वाटर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन, टूरिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी, वल्लमकल्ली बोट रेस भी आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर, यहाँ पर केरला में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कयाल, कयाल जो शब्द है वो क्या है, कयाल का मतलब है बैक वाटर, ठीक है। बैक वाटर क्या होते हैं, बैक वाटर होते हैं कि मान लीजिए इधर से, मान लीजिए ये रिवर आ रही है, इधर से समंदर का पानी जा रहा है, ठीक है। तो दिस बिकम द बैक वाटर, जहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मर्ज वगैरह करता है, दैट बिकम द बैक वाटर्स, है ना, पीछे की तरफ में थोड़ा जाने वाला एरिया, दैट बिकम द बैक वाटर, ठीक है। चलिए अब आगे देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रन ऑफ कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट गुजरात में है, द्वारका सिटी बोलते हैं ना, वो पहले डूबी हुई सिटी थी इसी पे। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र से शुरू होता है, दमन से लेके गोवा तक, गोवन कोस्ट गोवा। फिर एक सेंट्रल स्ट्रेच है जिसे हम कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, ये मेजरली कर्नाटका के अंदर है। वैसे ये आपको प्लेन देखने को ये कोस्टल प्लेन देखने को मिलेंगे। ये काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण, कन्नड़, बीच में गोवा कोस्ट, गोवा के बीच में आ जाता है, मालाबार, कोरोमंडल, आंध्रा, उत्कल, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब थोड़ा मालाबार कोस्ट के बारे में बात कर लें। इसको मालाबार कोस्ट कर्नाटका और केरला के अंदर देखने को मिलता है। केरला का नदन पार्ट और कर्नाटका का सदर्न पार्ट। देखिए ना, फोटो देख के यार सोचना चाहिए, है ना। बोरिंग बोरिंग तो फील नहीं हो रहा ना आप लोगों को, कहीं सोचो कि यार बोर हो रहे हैं बहुत सारा। भाई एक एक घंटा दे लो यार डेली का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हफ्ते में 7 घंटे में इंडियन ज्योग्राफी अगर रिवाइज हो रही है, रिवाइज नहीं है ये, ना ना ना, ये मैं गलत बोल गया, रिवाइज रिवाइज नहीं है, फाउंडेशन लेवल का है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खत्म है यहाँ पे दुनिया का अंत हो जाएगा इसके बाद तो, ठीक। इसके बाद तो कितना ही पढ़ लो यार, पर इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। यकीन ना हो तो चेक कर लो जाके किसी भी PYQ को इंडियन ज्योग्राफी के। चलो अब आगे चलते हैं सर। हाँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत बढ़िया पोर्ट एंड हार्बर, जैसे कि कांडला, मजगांव डॉक लिमिटेड और जवाहरलाल नेहरू, मरमागांव, मंगलोरे, कोचिन। इन पोर्ट्स के बारे में याद करने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है देख लिया आप लोगों ने। एनीवे ये आपको केरला देखने को मिलेगा। केरला के अंदर यहाँ पे आपको अनामालाई हिल्स देखने को मिलेगी। अनामालाई हिल्स से एक रिवर निकलती है, पेरियार रिवर, ये रही पेरियार रिवर। अब ये पेरियार रिवर आगे जाती है, वेम्बनाड लेक के अंदर मर्ज होती है, तो आगे वेम्बनाड लेक मिलती है ऐसे करके, ठीक है। अब इस वेम्बनाड लेक के इनर साइड में, अंदर की तरफ, इधर की तरफ एर्नाकुलम नाम का शहर बसा हुआ है, और आउटर साइड में आपको कोच्चि देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़िया है ना। वेम्बनाड लेक के अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा एर्नाकुलम, और बाहर की तरफ में आपको देखने को मिलेगा कोच्चि, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट के अंदर कौन कौन से थे, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। बस ये थोड़ा एमरजेंट कोस्ट है, ब्रॉडर कोस्ट है, चौड़ा कोस्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुकाबले में। यहाँ खूब सारे डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब बनाते हैं, और इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ 500 किलोमीटर तक सी में जाता है। मैंने बताया था ना कि ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का तो कैसे आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि मान लो समंदर है वो ऐसे है, ठीक है। ये आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। लेकिन ईस्टर्न घाट कैसा देखने को मिलेगा आपको, ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा, मान लीजिए ये ऐसे करके ऐसे 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 जा रहा है समंदर में 500 किलोमीटर तक, और ये मान लीजिए यहाँ पे है समंदर है आपका, ठीक। तो ये इतना मतलब बहुत कम कम गहराई में होता हुआ चलता है, ठीक। तो वेस्टर्न घाट में डूबने के ज़्यादा चांसेस हैं, ईस्टर्न घाट में डूबने के कम चांसेस हैं, समझे, ठीक है। दिस इज नॉर्दर्न सर्कस, दिस इज कोरोमंडल कोस्ट। क्या ही बताएं, डिवीजन 2 है। नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सर्कस, सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। अब ओडिशा से शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है। एक एक स्टेट को पकड़ के चलेंगे, पहले देखेंगे ओडिशा को, फिर देखेंगे आंध्र प्रदेश को, फिर देखेंगे तमिलनाडु को। मस्त है ना भाई, मैं बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इससे ऊपर क्या ही करेंगे। चलो पहले ओडिशा देखते हैं। ओडिशा का ये स्टेट ओडिशा का मैप है, ठीक है। यहाँ पे व्हीलर आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस व्हीलर आइलैंड को हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, दैट्स वाई इसे हम मिसाइल टेस्टिंग सेंटर भी यहाँ पर है। फिर यहाँ पर आपको चिल्का लेक मिलेगी, बिगेस्ट आपको ये सॉल्ट वाटर लेक देखने को मिलेगी इंडिया की। फिर यहाँ पर
यहाँ पर आपको ऋषिकुल्य रिवर देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस इज योर ऋषिकुल्य रिवर। ऋषिकुल्य रिवर के इधर बॉर्डर मतलब बाहर की तरफ में गंजम कोस्ट है, और यहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं। ऑलिव रिडली टर्टल्स वार्म वाटर के अंदर रहते हैं, वो इधर आते हैं, अपने अंडे ले करते हैं और मास हैचिंग करते हैं। ठीक है, और उस मास हैचिंग को क्या बोलते हैं? अरीबाडा। क्या बोलते हैं उसे? अरीबाडा। बस इतनी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, और क्या कुछ बच गया इसमें? यह रिवर कौन सी है पता है आपको? तुक्केबाजी मार के देखो यार, कौन सी रिवर होगी? महानदी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आंध्र प्रदेश के बारे में देखें तो चिल्का लेक हो गया, चिल्का, कोलेरू, पुलिकट। देखो फोटो से अच्छा याद होता है, नॉर्थ टू साउथ याद करने में। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, जो शुरुआत में जो सीनियर प्लेयर्स हैं दे रिमेंबर इट, है ना, उनके लिए बच्चों वाली बात है। लेकिन जो शुरुआत में पढ़ रहे हैं उनको ये इसी तरह याद करना है, क्योंकि एक बार याद हो गया फिर दिमाग से भूलोगे नहीं। तो चिल्का, कोलेरू और पुलिकट। पुलिकट के बारे में इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, उससे याद हो जाएगा। अब देखो चिल्का तो याद हो गया ना, उड़ीसा के अंदर है, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, सो अभी कोलेरू लेक के बारे में बात करेंगे। ये रही कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश के अंदर है। फ्रेश वाटर डेल्टाइक लेक है, ये फ्रेश वाटर लेक है। चिल्का लेक कैसी है? सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। कोलेरू लेक कैसी है? फ्रेश वाटर। क्यों है जी ये फ्रेश वाटर? क्योंकि ये डेल्टाइक लेक है, गोदावरी और कृष्णा रिवर से जो पानी बहता हुआ आता है ना, उससे बनी है ये कोलेरू लेक। ठीक है, डेल्टाइक रीजन के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद आएगा पुलिकट लेक। पुलिकट लेक यहाँ पे बाउंड्री आ जाती है आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। आंध्र प्रदेश में थोड़ी ज़्यादा है, तमिलनाडु के अंदर थोड़ी कम है। तो ये पुलिकट लेक है। पुलिकट लेक के बाहर आपको स्पिट बार भी देखने, स्पिट बार लिखा है यार, बार होगा यहाँ पे, स्पिट बार। स्पिट बार क्या होता है? स्पिट बार होता है, मान लीजिए ये कोई कोस्ट है ना, और नहीं कैसा होता है कोस्ट, हाँ ये रहा, मान लीजिए इस तरफ है ना आपका लैंड है और इधर आपका ओशियन है, तो इसे बोलते हैं हम स्पिट बार। इस तरह का स्पिट बार आपको देखने को मिलेगा, जहां पर हमने क्या बना रखा है इस आइलैंड के ऊपर। इस आइलैंड के ऊपर क्या बना रखा है पता है? ये आइलैंड है आपका श्रीहरिकोटा, यहाँ से इसरो के रॉकेट लॉन्च होते हैं जी, समझे। और पुलिकट लेक कैसी है आपकी? ब्रैकिश सॉल्ट वाटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधा पानी आ रहा है ना भाई समंदर का, है ना। सो सॉल्ट वाटर ब्रैकिश पुलिकट लेक। इसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अंदर विंटर में भी रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ से ऐसे मानसून आता है और वो बारिश करवाता हुआ जाता है। अब इस मानसून को क्या बोलेंगे? इस मानसून को बोलेंगे हम, इधर हो गया ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलेंगे, और इधर से जो जाएगा उसे साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून से ज़्यादातर इंडिया में बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट से आपके तमिलनाडु के अंदर बारिश होती है। ठीक, खैर इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नल्लामल्ला, पालकोंडा, जावादी और फिर आएगा शेवरॉय। जावादी के पास से पलार रिवर निकलती है। दिस इज़ योर, ये जो है आपका एकदम 90 डिग्री वाला टर्न सा मारती हुई दिख रही है, कावेरी रिवर। फिर इधर आपको कार्डामोम हिल्स से एक रिवर निकलती है। कार्डामोम हिल्स से कौन सी रिवर निकलती है? वैगई रिवर। ये भी बहुत बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, वैगई रिवर। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या पॉइंट देखने हैं? रामेश्वरम कहाँ पर है, लोकेट करना है ये आपके लिए। लास्ट पॉइंट इसका धनुषकोडी है, यहीं पर धनुषकोडी, पंबन आइलैंड भी बोलते हैं उसको। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। राम सेतु का क्या इशू है? ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ईस्टर्न घाट के ऊपर थोड़े कम आपको देखने को मिलते हैं पोर्ट और हार्बर। क्यों देखने को मिलते हैं? आप लोगों को पहले से पता है। अब हम आइलैंड के बारे में बात करेंगे। आइलैंड्स अपने दो ग्रुप के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। पहला अरबियन आइलैंड का सी ग्रुप है, अरबियन सी का। दूसरा बे ऑफ बंगाल के आइलैंड के बारे में हम देखेंगे। अरबियन सी आइलैंड ग्रुप, इसके अंदर टोटल 36 आइलैंड है, जिनमें से 11 इनहेबिटेड हैं। और बे ऑफ बंगाल ग्रुप के अंदर 572। दिमाग खराब हो जाएगा, जिन लोगों ने याद है पता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इनके लिए बोल रहा हूँ, दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई अरबियन सी के अंदर कितने हैं? सिर्फ 36, और वहां पर 572। खतरनाक, बहुत ही तगड़े खतरनाक, है ना। खैर, यहाँ पर आपको जो मेजर आइलैंड है वो कौन कौन से देखने को मिलेंगे? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के आइलैंड देखने को मिलेंगे। 32 किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, मिनिकॉय का आइलैंड है। ठीक है, सो दिस इज द केस। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, इसके पुराने नाम क्या थे? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनदीवी, एंड दीज हैव बीन रीनेम्ड इन 1973 के अंदर। एंड दे आर वेरी क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ये सारे के सारे बहुत पास है। एक बार देख लेते हैं यार इसको, ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो। ये है अमिंदीवी आइलैंड, ठीक है। ये है अगाती आइलैंड, ये है करवत्ती आइलैंड, है ना। ये है पिट्स आइलैंड, ठीक। और ये है कैननोरे, कल्पेनी,
एंड दिस इज योर 9 डिग्री चैनल। कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। इसको हम थोड़ा ऐसा करेंगे, 9 डिग्री चैनल। अब आप एक बात बताइए मेरे को, 9 डिग्री चैनल किन किन आइलैंड के बीच में डिवाइड करता है? एक तरफ है करवत्ती और दूसरी तरफ है मिनिकॉय, इन दोनों के बीच में ये डिवाइड करता है, याद रखना है ये आपको। 8 से 12 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड और एक 71 से 74 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड के बीच में आपको ये देखने को मिलेंगे। इनका हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, कहाँ पर? करवत्ती आइलैंड के अंदर। कहाँ है करवत्ती आइलैंड? देखो, ढूंढो कहाँ मिलेगा। अरे वाह, आपने देख लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसका जो डिस्टेंस है अलग अलग आइलैंड का अलग अलग से, तो 220 से 440 किलोमीटर के बीच में। सबसे बड़ा आइलैंड का क्या नाम है? मिनिकॉय। यार इसका मिनिकॉय नाम नहीं होना चाहिए था, है ना, सीरियसली इसका मैक्सिकॉय नाम होना चाहिए था, क्योंकि यार मतलब मैक्स मिनिमम तो छोटा आइलैंड होता है, लार्जेस्ट आइलैंड का नाम मिनिकॉय। पर खैर इसी जोक से आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, है ना। नोटेबल आइलैंड है अमीनी आइलैंड, कैननोरे आइलैंड। बताइए कहाँ पर है? अमीनी आइलैंड, कैननोरे आइलैंड। ठीक है, देखिए बढ़िया है, कैननोरे आइलैंड आपको दिखाई दे गया, वेरी गुड। चलो, यहाँ पे आपको बहुत हाई डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी फ्लोरा एंड फोना की। पिट्स आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, पिट्टी आइलैंड। पिट्टी आइलैंड आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, नहीं देखा होगा मैं दिखा दूंगा आपको, मानूंगा ही नहीं मैं। ये रहा पिट आइलैंड। पिट आइलैंड, यहाँ पे पिटाई होती है भाई, अनहैन पहुंचोगे तो पीट दिए जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सारे पंछी रहते हैं। जोग्राफिकल फीचर पूरे का पूरा जो है कोराल डिपॉजिट का बना हुआ है। एंटायर आइलैंड ग्रुप इज मेड अप ऑफ द कोराल डिपॉजिट। अब हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल ग्रुप्स के बारे में। 572 है, कोऑर्डिनेट याद करने की जरूरत नहीं है। बे ऑफ बंगाल के अंदर है, अंडमान ऊपर की तरफ है, निकोबार साउथ की तरफ है। इसका जो नेमोनिक है वो आप देखकर अवश्य देखना, आपका याद करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपको रिच आर्किपेलागो, लेब्रिंथ आइलैंड देखने को मिलेगा। इसके थोड़ा मतलब आराम से इसे वीडियो को पॉज करके और इसे देख लेना। नदर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है, और फिर आपका साउथ अंडमान, और यहाँ पर आएगा लिटिल अंडमान। तो ये तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग लिटिल अंडमान को लेके बहुत तगड़े कंफ्यूज होते हैं। और कार निकोबार, यहाँ पे जो लिटिल अंडमान और बाकी का अंडमान है इसके बीच में है दनकन पैसेज, और यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, थोड़ा सा इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार, ये तो हो गया है, 2 बार रिपीट पे हो गया ना ये, अंडमान इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ। अरे वाह, इसको तो काटना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये फोटो देखो, ये याद करने में आसानी होगी। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, मिनिकॉय कोरल आइलैंड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन का क्रिएट मतलब क्या है? 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल। ये ग्रेटर अंडमान ग्रुप है, नॉर्दर्न, मिडल, साउथ, लिटिल अंडमान, निकोबार। ठीक है, और निकोबार के एंड में आता है ग्रेट निकोबार। इसका सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। 10 डिग्री चैनल इधर है, डनकन पैसेज आपको पता ही है। बैरन आइलैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा मिडिल अंडमान में। नारकोंडम आइलैंड आपको नदर्न अंडमान के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड 10 डिग्री चैनल से डिवाइड होता है अंडमान, याद रख लेना, 10 डिग्री चैनल से। एंड इनको बोलते हैं कि जो ये अंडमान निकोबार है ना, ये सबमरीन जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपरी चोटी हैं ये, ऐसे मतलब पानी भरा हुआ है तो ये अंडमान है ऐसे करके। ठीक है, एक समय में बहुत ऊंची माउंटेन्स होती थी ये। पीक आपको देखने को मिलेगी सैडल पीक नॉर्थ अंडमान के अंदर। ठीक है, नॉर्थ अंडमान की सैडल पीक। माउंट डिवालो मिडिल अंडमान की। साउथ अंडमान की माउंट क्योबो, माउंट थोलर ग्रेट निकोबार की। ठीक है, ग्रेट निकोबार एकदम एंड में आता है आपके, यहाँ पे देखिए, है ना, ये रहा ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार। ठीक है, यहाँ पे आपको सोमबेरो चैनल भी देखने को मिल जाएगा। एनीवे, क्लाइमेट है इसका इक्वेटोरियल क्लाइमेट, क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल पास आ जाता है। कोरल डिपॉजिट है, बीचेस हैं, और मतलब पूरा वही जो है बैरन आइलैंड के बारे में आप लोगों को पता है, इट्स ओनली एक्टिव वोल्केनो। एंड आगे क्या है एक्स्ट्रा ये है कि भाई माउंटेन्स, ये आपका नदर्न प्लेन्स ऑल्सो नोन एज द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री। ये एनसीईआरटी की पॉइंट है जो कई बार ऐसा लगे कि क्या पता है कि नहीं है। प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। 26 दिसंबर 2004 को नेचुरल क्लाइमेट सुनामी आई थी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, और उन्होंने इंदिरा पॉइंट को डुबा दिया था। ये जो इंदिरा पॉइंट है इसे डुबो दिया था, तो इसको थोड़ा याद रखना है। बस इस तरह से आपका आज का सेशन कंप्लीट करवा देते हैं, फिर कल हम पूरी रिवर को कंप्लीट कर लेंगे। टुमारो वी विल कंप्लीट फुल रिवर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो। अगर पसंद आ रहे हो ना तो भाई बताना जरूर, क्योंकि पूरा अगर होगा तो फिर आप लोगों का बेनिफिट ही होगा, है ना। इसके अलावा आज शाम को एक वीडियो आएगी, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। अगर आप प्रीलिम्स इस बार दे रहे हैं तो, अगर अगले साल दे रहे हैं तो भी बहुत बेहतरीन वीडियो आएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे, बाय बाय।